हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का जो फोर्स है उसका डायग्राम भी बना करके बताया था कि दोनों तरफ या लेफ्ट और राइट में इक्वल क्वांटिटी के फोर्स लगे, जैसे 10 न्यूटन लगे राइट में और 10 न्यूटन लगे लेफ्ट में, तो दोनों ही कंडीशन में दोनों तरफ इक्वल फोर्स होने की वजह से वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। और एक तरफ ज्यादा फोर्स लग जाए, जैसे एक तरफ 10 न्यूटन और एक तरफ लग जाए 20 न्यूटन, तो वो अनबैलेंस्ड की कंडीशन में हो जाएगा, जिसे राहुल सर ने डायग्राम के साथ आप लोगों को समझा दिया था। आज के इस वीडियो में कुछ उसकी कंडीशंस भी राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में मैं आप लोगों को कल लास्ट लाइन जो लिखवाई थी, मैंने लिखवाया था दिस शोस डैट। ठीक है, यहां तक लिखवा दिया था। इसके बाद डैश लगवा के पॉइंट मैं आप लोगों को लिखवाने वाला था, तो इसमें पॉइंट लिखिएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं कि जो बैलेंस्ड फोर्स है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रेस्ट कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता और ना ही उसकी मोशन कंडीशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, केवल शेप और साइज को चेंज कर सकता है। सॉफ्ट को, हार्ड ऑब्जेक्ट है तो उसे मतलब सॉफ्टनेस, ऑब्जेक्ट की सॉफ्टनेस को चेंज कर सकता है। तो इसमें लिखिए बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस डू नॉट चेंज the state state of rest or motion। is that clear? ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो बैलेंस फोर्स क्या चेंज नहीं कर सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन को। और सेकंड पॉइंट आप लिखिए इसमें कि इट में चेंज, इट आया है बैलेंस फोर्स के लिए। ठीक है, यानी कि ये भी लिख सकते हैं बैलेंस फोर्स में चेंज। इज दैट क्लियर? क्या चेंज कर सकता है ये? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, ये शेप और साइज को चेंज कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हार्ड ऑब्जेक्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है। सॉफ्ट ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंजेस कर सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपको मैं यहां पर स्टार लगवा करके लिखवा रहा हूं, लिखिएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा आप लोग। द बंडल, जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था आप लोगों को, द बंडल डज नॉट, इज दैट क्लियर? द बंडल डज नॉट चेंज इफ बोथ, क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि बोथ, जो दोनों तरफ फोर्सेस लग रहे हैं, बोथ द फोर्सेस, जो कि क्या है, इक्वल है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड, और क्या इक्वल है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इन डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अपोजिट इन डायरेक्शन। चलें आगे की तरफ। ठीक है, अब आप देखिए दूसरी कंडीशन पे आ जाइए, तो एरो लगा दीजिए। अब आपको दूसरी कंडीशन पे लेके चलते हैं राहुल सर। नाउ अब दोनों फोर्सेस को चेंज कर देते हैं, एक तरफ ज्यादा कर देते हैं। टू फोर्सेस, नाउ टू फोर्सेस आर एक्टिंग, नाउ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बंडल, वही बुक्स के बंडल पे वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप, दोनों एक्ट कर रहे हैं। और मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं कि वो मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है और डायरेक्शन भी दोनों की डिफरेंट है। तो इसमें लिखिएगा दे आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, दे आर डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होते हैं, एंड डायरेक्शन भी दोनों की क्या होती है, डिफरेंट होती है। डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन बोथ, फुल स्टॉप। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस वी सी, हम देखते हैं कि
क्या लिखवाया, इन दिस केस वी सी दैट, हम क्या देखते हैं, जो बंडल होता है, द बंडल, BUNDLE, बंडल वुड, WOULD, वुड बिगिन, ठीक है, द बंडल वुड बिगिन टू मूव। तो मैंने लिखवाया द बंडल वुड बिगिन टू मूव, यानी कि उस दिशा में, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर ज्यादा फोर्स होगा। मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर फोर्सेस, ठीक है, जहां पर ज्यादा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स कर दीजिए, ग्रेटर फोर्स, जहां पर ज्यादा फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अब ये क्या शो करता है, तो नीचे लिखिएगा, पहले बैलेंस का लिखा हुआ है, अब लिखिएगा दिस शोज दैट, ये क्या शो करता है, डैश लगा के, फिर आपको डायग्राम भी बना करके बताएंगे राहुल सर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे कि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में चेंज कर देता है। द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, द अनबैलेंस्ड फोर्सेस चेंज द पोजीशन, द अनबैलेंस्ड फोर्सेस चेंज द पोजीशन ऑफ स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इज दैट क्लियर, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मोशन, यानी कि जो वस्तु स्थिर है, जो स्टेशनरी है, उसको तो क्या कर देगा, मोशन वाली कंडीशन में ले आएगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, इज दैट क्लियर। और ये क्या करेगा, मोशन की पोजीशन में भी चेंज कर देगा, ठीक है। इट किसके लिए आया, वही अनबैलेंस फोर्स के लिए, इट चेंजेस, और क्या चेंजेस करेगा, द पोजीशन, किसकी पोजीशन में, मोशन की में, इट चेंजेस द पोजीशन ऑफ मोशन, द पोजीशन ऑफ मोशन टू स्टेशनरी, STATIONARY, और स्टेशनरी को क्या बोल सकते हो आप लोग, रेस्ट भी बोल सकते हो, इज दैट क्लियर। तो इट चेंजेस द पोजीशन ऑफ मोशन टू स्टेशनरी, और ब्रैकेट में क्या बोल सकते हो उसे, रेस्ट। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ, तो सीधी सी बात है, डायग्राम में कुछ नहीं करना, एक आपको क्या बनानी है, सिंपल सी, एक सेकेंड, एक सिंपल सी टेबल बना दीजिए, मैंने बना दी एक सिंपल सी टेबल, ठीक है, और इसके नीचे मैंने ये लगा दिए इसके 2 स्टैंड, इज दैट क्लियर। एक मैंने टेबल बना दी, और इस टेबल पर ये हो गई टेबल, देख लीजिएगा, टेबल, और इस टेबल के ऊपर क्या रखूंगा, मैं कुछ बुक्स रखने जा रहा हूँ, ठीक है, और बुक्स के लिए आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, एक बुक्स ये हो गई, ठीक है, इसके ऊपर दूसरी बुक से रखनी है तो वो इस तरीके से रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तीसरी बुक्स ये हो गई, ठीक है, फोर्थ ये हो गई बुक, फिफ्थ ये हो गई, सिक्स्थ ये हो गई, तो ये बुक्स हो गई काफ़ी सारी, ठीक है। तो इन पर फोर्स लगाया जा रहा है, एक फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इज दैट क्लियर। और मैंने इसका नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया Q, ठीक है। तो एक तरफ हो गया P, एक हो गया Q। चलें आगे की तरफ, ये डायग्राम आप लोग बना लेना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। इट चेंजेस, CHANGES, इट चेंजेस द डायरेक्शन, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन इसलिए चेंज कर देता है क्योंकि जिधर ज्यादा ग्रेटर फोर्स लगेगा उधर ही चेंज हो जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट लिखिएगा इसमें कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो क्या चेंज कर देता है, शेप और साइज भी चेंज कर देता है सॉफ्ट ऑब्जेक्ट की। इट ऑल्सो चेंजेस द
शेप, SHAP शेप, और क्या चेंज कर देता, एंड साइज, शेप एंड साइज चेंज कर देता ऑफ ए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सॉफ्ट ऑब्जेक्ट की शेप और साइज भी चेंजेस कर देते हैं। तो इट ऑल्सो चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ ए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलें अब आपको दो कंडीशन मैं यहां लिखवाने जा रहा हूं, स्टार लगा करके लिख देना इफ। ठीक है, यदि क्या हो, P ग्रेटर देन Q हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि मैंने आपको लिखवाया था डायग्राम में P Q, यदि P ज्यादा है Q से, मैंने एक कंडीशन बना दी, यदि P ज्यादा है Q से तो क्या करेगा, बंडल्स मूव, बंडल किधर मूव करेगा, इन डायरेक्शन ऑफ, जल्दी बोलिए कौन सी डायरेक्शन में, P की तरफ ज्यादा फोर्स है तो P की तरफ ही मूव करेगा, फुल स्टॉप। और सेकंड थिंग लिखिए आप, इफ, क्या लिखा, इफ P लेस देन Q। ठीक है, अब Q ज्यादा हो गया तो बंडल किधर मूव करेगा, तो बंडल मूव इन डायरेक्शन ऑफ Q। इज दैट क्लियर। तो देखिए P ज्यादा है तो P के डायरेक्शन में, Q ज्यादा है तो Q की डायरेक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बीचों बीच हेडिंग डालिए, इसके बाद 2 लाइन का गैप दे देना। हेडिंग डालिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ राउल सर बताने जा रहे हैं। और इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ वो ये बोलता है कि एवरीबॉडी कंटिन्यूज, मतलब प्रत्येक वस्तु क्या है, यदि स्थिर अवस्था में कोई स्टेशनरी कंडीशन में है या रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहेगी। और कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट में चेंजेस नहीं लाए। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉक्स है, ध्यान से सुनना, कोई बॉक्स है और ये कोई बॉल है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं एवरीबॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि वो, देखिए ये बॉक्स है और ये बॉल है, ये अभी किस कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, क्योंकि इन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरीबॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में या रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और वो यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि ये मूविंग करती हुई बॉल होती, चलती हुई बॉल होती, यूनिफॉर्म मोशन करती हुई बॉल होती, और कौन से मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, चाहे लेफ्ट से लगाएं, राइट से लगाएं, अप लगाएं, डाउन लगाएं। ठीक है, चाहे इस बॉक्स पे लगाएं या चाहे इस बॉल पर लगाएं, जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो ये रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन से मोशन की कंडीशन में नहीं आएगा और मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। तो लिखिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स, तो इसमें लिखिएगा न्यूटन्स NEWTO, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स STATES स्टेट्स दैट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट्स करता है, क्या व्याख्या करता है, एवरीबॉडी, EVERY एवरीबॉडी। ठीक है, जो अभी बोला है ना उसे ही कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एवरीबॉडी, कोई भी वस्तु, कंटिन्यू, ठीक है, CONTINUES, ठीक है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट, STATE, ठीक है, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और तो क्या लिखा, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन, इन आ स्ट्रेट, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन, इज दैट क्लियर।
अनलेस इट इज, क्या लिखा, अनलेस इट इज कंपेल्ड, COMPELLED, कंपेल्ड बाय। तो क्या लिखा, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल, EXTERNAL, सम एक्सटर्नल फोर्स टू, अब क्या करेगा, चेंज इट्स स्टेट। हो गई ना पूरी डेफिनेशन। तो एवरीबॉडी कंटिन्यूस, प्रत्येक वस्तु कंटिन्यू अवस्था में है, लगातार रेस्ट की कंडीशन में है या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन। अनलेस, जब तक की रहेगी, इट इज कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई कुछ बाहरी फोर्स उस पर काम नहीं करे। चलें आगे की तरफ। तो देखिए, इस लॉ को दो पार्ट में आगे डिवाइड कर दिया गया है। इस लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में, एक तो उसकी स्टेट, मतलब एक तो हो गया उसकी रेस्ट कंडीशन, एक हो गई उसकी यूनिफॉर्म मोशन। समझ रहे हो आप, एक तो मैं रेस्ट कंडीशन में डिवाइड करूंगा, एक मैं यूनिफॉर्म मोशन में डिवाइड करूंगा। तो इसमें लिखिएगा दिस लॉ, नीचे दिस लॉ इज डिवाइडेड, क्या लिखा, दिस लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इस लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दिस लॉ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट लिखिएगा आप लोग, फर्स्ट हेडिंग डालिएगा। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग नहीं, डायरेक्ट लिखिए, एवरीबॉडी कंटिन्यूस। इसमें लिखिएगा एवरीबॉडी कंटिन्यूस, प्रत्येक वस्तु क्या है, कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जो हर एक वस्तु है वो उसकी रेस्ट कंडीशन में है, अनलेस, जब तक कि उस पर कोई, अनलेस कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्सेस टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, जब तक कि कोई उसकी रेस्ट कंडीशन पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए। ये सब कुछ आपको एक बार और बता दूं, 9th क्लास के बच्चे एक बार ध्यान देंगे, ये जितनी भी थ्योरी आप तक के मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाए हो, जितनी भी थ्योरी मैंने बोर्ड पर लिखवाई है या कॉपी में लिखवाई है, वो सब कुछ एक एक शब्द आप लोगों को होमवर्क में करना है, ध्यान रखना। एक एक वर्ड जो भी अब तक मैंने कॉपी में, पहले मैं कॉपी में आप लोगों को समझाया था तो वो भी आपको लिखना था, और अब आपको बोर्ड पर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ, तो एक एक वर्ड मैच करना चाहिए आप लोगों का, ध्यान रखना। ये सब कुछ थ्योरी आपको लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, और सेकेंड लिखिएगा, हर एक शब्द, हर एक वर्ड, हर एक लाइन एज इट इज आप लोगों की चेक करूंगा मैं। ठीक है, इसलिए एक एक शब्द, एक एक वर्ड, एक एक एग्जाम्पल, एक एक डायग्राम आप लोगों को एज इट इज ही बनाने हैं। तो लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ। ठीक है, अब कौन सी लेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन की हो गई। कौन से में, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्टेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर, इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस कंपेल्ड, COMPELLED, कंपेल्ड बाई। तो क्या लिखा, स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल, EXTERNAL, सम, तो क्या लिखा, कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज, आगे लिखिएगा, टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, तो इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। आगे की तरफ चलते हैं, देखिएगा, आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, INERTIA, इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनर्शिया जो वर्ड है, ध्यान देना, इनर्शिया का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो चेंज होता है उसको रेजिस्टेंस करना, मतलब चेंज का विरोध करना एक तरीके से, नहीं समझे आप, यानी कि रेजिस्टेंस, इसका मतलब है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें इनर्शिया वर्ड का मतलब है रेजिस्टेंस
टू चेंज, यानी कि जो चेंजेस कर रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं फोर्स की वजह से, उसका विरोध करना। क्या करना? उसका विरोध करना, यानी कि चेंज का विरोध करना, वो कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनर्शिया के टाइप्स भी हैं, जैसे किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का इनर्शिया 3 टाइप का होता है। एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप इसमें कंटिन्यू कीजिएगा, इसमें लिखिएगा न्यूटन, एरो लगा करके लिख सकते हैं आप लोग कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें आगे लिखिएगा एज, मैं ये लिखवाना चाह रहा हूं, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो एप्रोप्रिएट किया जाता है, एप्रोप्रिएट, PRIATELY, एप्रोप्रिएटली, ठीक है। कॉल्ड मतलब लगभग उसे क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएट का मतलब लगभग उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। यहां पर लिख रहा हूं मैं लॉ ऑफ इनर्शिया और फुल स्टॉप अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इज एप्रोप्रिएटली कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, ठीक है। और इसे क्यों बोलते हैं, इसमें आगे लिखिएगा इनर्शिया, मैं इसका मतलब लिखवा देता हूं। इनर्शिया मीन्स, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया मीन्स होता है रेजिस्टेंस टू ए, क्या लिखवाया राहुल सर ने, रेजिस्टेंस टू ए चेंज, यानी कि जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में बदलाव हो रहा है उसका विरोध करना, उसे रोकना, ठीक है। और आगे देखिएगा, एंड आगे देखिएगा, चेंज के बाद लिखिएगा एंड फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंड फर्स्ट लॉ स्टेट्स, STATES, स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ साथ में ये भी कहता है, एंड फर्स्ट लॉ स्टेट्स क्या कहता है साथ में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपना मोशन मेंटेन रखता है। एन ऑब्जेक्ट, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है, एन ऑब्जेक्ट टेंड, TENDS, एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मेंटेन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन को मेंटेन रखता है, वॉट एवर इट हैपन्स टू हैव, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, वॉट एवर इट हैपन्स टू हैव, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करे, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अब आपको टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में लेकर चलते हैं। इट के बाद 2 लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालिएगा, आप लोग भी डालिएगा साथ के साथ। मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि आपको एक एक वर्ड लिखना है बोर्ड पे से, तो हेडिंग डालेगा, एक एक शब्द, एक एक वर्ड मैं आप लोगों की होमवर्क की कॉपी में चेक करूंगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो राहुल सर एक एक वर्ड, एक एक शब्द, एक एक डायग्राम, एक एक लाइन, एक एक पेज आप लोगों के अब तक के जितने भी चैप्टर करवा दिए हैं व्हाइट बोर्ड पे या कॉपी पे, जो भी प्रोसीजर रहा है उसकी एक एक शब्द चेक करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ टाइप्स ऑफ इनर्शिया में आ जाइए कि किसी बॉडी का जो इनर्शिया है, तो आप लिखिए इनर्शिया, मैंने अभी बताया था जस्ट 3 मिनट पहले, इनर्शिया ऑफ आ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप का इनर्शिया वर्क करता है, ठीक है, मेनली 3 टाइप्स का होता है। ABC करके डाल दीजिए, A, ठीक है, B एंड C, इज दैट क्लियर? ABC करके लिखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड लिखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड लिखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट हेडिंग डालें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फर्स्ट हेडिंग डालें आप लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होता है वो क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, उसकी रेस्ट कंडीशन में चेंजेस का विरोध करता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, उसकी जो रेस्ट कंडीशन है, रेस्ट की जो अवस्था है उसमें चेंजेस करने का क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, विरोध करता है। तो इसमें लिखिए द रेजिस्टेंस, इसमें लिखिएगा आप लोग
द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, क्या लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स, क्या लिखवा रहे हैं राहुल सर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज, ठीक है, इट्स कौन सी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट इज, ठीक है, आगे लिखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। अब इसके एग्जांपल्स पे आ जाइए, ठीक है, इसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स पे आ जाइए, नीचे लिखिएगा एग्जांपल, ठीक है, एग्जाम्पल में ज़्यादा नहीं लिखवा करके एक दो ही जो मेन है वो आपको बताऊंगा कि जब एक ट्रेन सडनली स्टार्ट होती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं, ठीक है, व्हेन ए ट्रेन, ठीक है, जब एक ट्रेन सडनली स्टार्ट होती है, सडनली SUDDENLY, सडनली स्टार्ट्स STARTS, आपको पता है आप भी ट्रेन में बैठे हो, अचानक से ट्रेन स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हो, तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। द पैसेंजर, तो कॉमा लगा लिखें, द पैसेंजर PASSENGER, पैसेंजर सिटिंग, ठीक है, सीट पर आप बैठे हो तो पैसेंजर सिटिंग, ठीक है, इनसाइड टेंड, TEND, टेंड टू, तो क्या लिखा, पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंस टू फॉल, पीछे की तरफ गिर जाते हैं, फॉल बैकवर्ड, ठीक है, फॉल बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। और बताऊं आप लोगों को, फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया, सेकंड लिखना चाहो आप लोगों कि आपने कब जब देखिएगा, आपने कभी कंबल से धूल निकाली है तो वही बात है, द डस्ट वो रिमूव हो जाती है, द डस्ट रिमूव्ड व्हेन ए कारपेट हिट बाई ए स्टिक, जब एक स्टिक से कारपेट को हिट किया जाता है तो डस्ट रिमूव हो जाती है, बताइए आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, सेकंड डालें बी, यहां पर होने के बाद ए हो गया आप लोगों के इनर्शिया, बी डालें आप, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इज दैट क्लियर। अब ये मोशन का विरोध करेगा, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसमें क्या लिखोगे आप लोग कि रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी सेम है, बस एक वर्ड चेंज करना है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, क्या लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अब ये पहले मैं तो रेस्ट का विरोध कर रहा था, अब ये मोशन का विरोध करेगा, कैसे, सुनेगा, कभी आप बस में बैठे हो, बस में अचानक से अगर सामने कोई आ जाए और ब्रेक लगा दिया जाए तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, तो आप मोशन में थे, ब्रेक लगाया तो आप आगे की तरफ झुक गए। कभी जब दौड़ता हुआ जो घोड़ा होता है वो अचानक से रुक जाए, एक हॉर्स अचानक से रुक जाए तो जो राइडर होता है वो आगे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। कोई व्यक्ति, यदि मैंने भी एज्यूम किया, कोई व्यक्ति चलती हुई बस से यदि मूव हो, जंप लगाए चलती हुई बस से, तो वो क्या, गिर जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो इसमें लिखिएगा व्हेन, फर्स्ट एग्जांपल करके लिखिएगा व्हेन, तो लिखिएगा व्हेन ए बस सडनली स्टॉप, जब कोई बस अचानक से रुक जाती है, तो ए पैसेंजर सिटिंग इन, कोई भी पैसेंजर उसमें बैठा हुआ होता है तो क्या होता है, इट टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ गिर जाता है। एक दौड़ता हुआ घोड़ा, मैंने सेकंड एग्जांपल लिखवाया है आप लोगों को, व्हेन ए रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप, कोई दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक से रुक जाए तो उस पर सवारी करता हुआ राइडर क्या होता है, द राइडर फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुक जाता है या गिर जाता है। थर्ड एग्जांपल लिखिए, ए मैन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस में से कोई व्यक्ति जंप करता है तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, मे फॉल डाउन, वो नीचे की तरफ गिर जाता है, हो सकता है नीचे गिर जाए। और सी लिखिए, आप हेडिंग डालें, 2 लाइन का गैप दे करके, लॉ ऑफ डायरेक्शन, इसमें भी यही है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, हेडिंग डाल दी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसमें लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी
टू चेंज इट्स डायरेक्शन, द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं, मड होता है, उस पर व्हीलिंग जो व्हील्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, और आपने तेज दौड़ती हुई बस को आपने देखा होगा, वो कर्व रोड पर पैसेंजर उसी तरीके से मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और कुछ नए टॉपिक्स के बाद। थैंक यू, इनके साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।